हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब एकदम बढ़िया होंगे, रेडी होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी मेवाड़ के इतिहास के बारे में, जिसने हमने कोहिल वंश पढ़ा था। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास, जिसमें कि हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मारवाड़ का इतिहास जिसमें राठौड़ वंश पढ़ेंगे। तो देखिए हम आगे देखते हैं। तो हम बेसिकली जो मारवाड़ जो है उसको पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली मारवाड़ जो है कहाँ पर, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा मारवाड़ है कहाँ पर तो हम पता नहीं कर पाएंगे हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जो हमारा मारवाड़ की जो सीमा है, जो रेड रेड कलर में आपको दिख रही है, ये बेसिकली क्या है, मारवाड़ की सीमा है। कहाँ है, मारवाड़ की। और ये जो हमारा एरिया आ गया था वो क्या आ गया था, हमारा मेवाड़ आ गया था। जो ये जैसलमेर जो अलग रियासत हो गई थी, जो जोधपुर, बीकानेर, जालौर, पाली और जो नागौर का जो एरिया था, ये क्या था, मारवाड़ था। और इसे हम जोधपुर रियासत या जो मारवाड़ रियासत है उसके नाम से जानते हैं। जोधपुर रियासत इसलिए कि जो मारवाड़ की राजधानी थी वो कहाँ पर थी, जोधपुर में थी। क्या थी, जोधपुर। बेसिकली ये जो बीकानेर था ये भी पहले इसी का भाग हुआ करता था, किसका, जो हमारे मारवाड़ जो रियासत थी उसका। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन दोनों का बंटवारा हो गया। तो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे किस तरह से इनका बंटवारा हुआ और किस तरह से मारवाड़ और बीकानेर अलग हो गए। बेसिकली आज की क्लास में आप ये समझिए कि मारवाड़ की बेसिकली आपको अंदाज होना चाहिए कि छोटा छोटा, कि बेसिकली जो राजस्थान की जो सीमा है और जो मारवाड़ का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से आप देखेंगे अगर दक्षिण साइड में, तो यहाँ पर क्या है कि गुजरात से अपनी सीमा टच करता है। किससे सीमा टच करता है, गुजरात से। यहाँ से पाकिस्तान से सीमा टच करता है। ये पूरा पाकिस्तान का जो अलोसी वाला एरिया गया है। ये नागौर और जो पाली है, ये और जोधपुर है, ये इनके बीच वाले राज्य के। जालोर और जो बाड़मेर थे, ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हम जो ज़्यादा शासकों के बारे में पढ़ने से पहले, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था गोहिल वंश में, मेवाड़ के इतिहास में, वैसे ही कि पहले हम देख लेते हैं कि इनका इतिहास क्या था। जो मारवाड़ जो था, वो जो राठौड़ जो वंश था, बेसिकली उसका पहले इतिहास क्या था उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मारवाड़ रियासत में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जैसलमेर नहीं है बेसिकली यहाँ पर, जैसलमेर को हम काट देते हैं, बाड़मेर आदि जिले आते हैं। हालाँकि जो जैसलमेर था वो बाद में आ गया था, लेकिन जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं जैसे मिडिवल हिस्ट्री, उसमें जैसलमेर जो था वो किसमें नहीं था, मारवाड़ की जो रियासत थी उसमें जैसलमेर नहीं था। वो अलग भाटियों की जो थी वो अलग रियासत थी, जो जैसलमेर इसमें नहीं था। तो मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूँगा कि ज़रा अपनी टाइपिंग पर ध्यान दें। राजस्थान में राठौड़ों की मुख्य तीन रियासतें जो थी, किन की थी, राठौड़ों की। राठौड़ कौन है, जो मारवाड़ के जो शासक हैं वो राठौड़ हैं। पहली रियासत इनकी जोधपुर, और जो कि 1459। हालांकि जो ये जो इन शहरों के नाम लिखे और इनके पीछे जो ये सन लिखे हुए हैं, बेसिकली ये इनकी स्थापना है। जैसे कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, 1459 में हुई थी। बीकानेर की स्थापना 1465 से 1488 के मध्य हुई थी। जो किशनगढ़ की स्थापना है वो 1609 के मध्य हुई थी। इसलिए ये यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना नहीं हुई थी इसमें। इसमें इन जो ये जो शहर जो नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, इनकी स्थापना हुई थी जैसे 1459, 1465 से 1488 और 1400 नहीं सॉरी 1609 में। गोपीनाथ शर्मा ने राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से मानते हैं, जो कि दक्षिण भारत में जाती थी। बेसिकली जैसे कि हमारे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो हमारा भारत है महाराष्ट्र है, मैं पूरा मैप नहीं बना रहा, ये दक्षिण है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जाति थी, जाति या जैसे हम वंश भी कह सकते हैं, जिसे हम राष्ट्रकूट के नाम से जानते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट नाम से एक जाति थी, जो कि हम पढ़ते हैं बेसिकली जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें। तो उनसे के जो गोपीनाथ शर्मा है वो किनकी उत्पत्ति मानते हैं, जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनसे शब्द की उत्पत्ति मानते हैं कि राष्ट्रकूट से किस शब्द की उत्पत्ति हुई, राठौड़ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई। और बाकी जो रत्ना, मैं देखता हूँ बताता हूँ आपको। रत्नागढ़ भाटों ने राठौड़ जो है उनको हिरण्यकश्यप की संतान। बेसिकली हिरण्यकश्यप कौन था, वो जैसे कि आपने अगर पिछली कथाएं पढ़ी है और देखी है, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पापा थे, वो प्रहलाद भक्ता और होलिका वाली जो पूरी कहानी है उनमें। तो जो राज रत्नाकर है, वह भाटों ने, जो वह भाटो जो दो है ये, इन्होंने राठौड़ों को किसकी संतान बताया है, हिरण्यकश्यप की संतान बताया है। टोर ने घेड़ वालों की संतान बताया है। टोर जो घोड़े वाले बाबा, इनका हमारे अलग ही सिस्टम चलता है, ये किसी से मैच वैच नहीं खाते हमारे। तो इन्होंने क्या बताया है, घेड़ वालों का संतान। और
ओझा ने राठौड़ों को बदायूं यूपी में राठौड़ों का वंशज बताया है। कहाँ पर बताया है? बदायूं, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है, उनका वंशज बताया है। बेसिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ कि घोड़े वाले बाबा टोड है, इस बंदे का राजस्थान हिस्ट्री में इतना बड़ा महत्व है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने साल राज किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि टोड नहीं होता तो शायद तक जो हमारे राजस्थान की हिस्ट्री इतने विश्व भर में विख्यात हुई है वो नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा था, इसने यहाँ रहते हुए भी अपने जो राजस्थान की जो हिस्ट्री थी उसको क्या कर लिया, पॉपुलर कर दिया। तो अब हम आ गए हैं एक युग पुरुष के पास, उसका इतिहास पढ़ने, जो कि हमारे राठौड़ वंश का संस्थापक कहें या मूल पुरुष कहें तो कौन थे? राव सिया, क्योंकि हमारे नंबर वन के शासक थे राव सिया, जिन्होंने 1240 से लेकर 1273 तक शासन किया राठौड़ वंश के एज राजा बनकर। राव सिया व सतराव के पुत्र जयचंद गढ़वाल के पुत्र थे। राव सिया राव सतराव के तो पुत्र थे और जयचंद गढ़वाल के क्या थे? पुत्र थे। टोड व नैन्सी के द्वारा, किनके द्वारा? जो हमारे मोहनोद नैन्सी है और कर्नल जेम्स टोड जो घोड़े वाले बाबा है उनके अनुसार। 1212 ईस्वी के पास मारवाड़ में प्रवेश हुआ इनका। कब हुआ? 1212 ईस्वी के पास मारवाड़ में प्रवेश हुआ था इनका। तो बेसिकली इसके पीछे एक बहुत खतरनाक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो राव सिया जो थे, जैसे कि राव सतराव थे, तो इनके क्या हुआ कि पुत्रों की कोई कमी नहीं थी बेसिकली माने तो। जैसे कि इनके लगभग 100 पुत्र थे, 100 पुत्र थे। इनमें से राव सिया शायद 51 है, जो 51 नंबर के जो शासक हैं उनके 51 नंबर के जो बेटे थे, उनके जो कहते हैं कि 51 नंबर के जो है बेटे थे। और जब राव सिंह का जन्म हुआ था तब क्या हुआ कि पहले घड़ियां तो होती नहीं थी, तो उनकी कुंडली बनाने के लिए जन्म के समय एक रेखा का खींच दिया करते थे कि सूरज की रोशनी कहाँ थी, तो उसके अनुसार क्या कर देते थे कि वो उसकी कुंडली उंडली जन्म कुंडली बना लिया करते थे। तो क्या हुआ कि जो इनका जन्म करवा रही थी जो दाई माँ थी इनकी, जो कहते हैं डॉक्टर उस समय की जो थी, तो वो क्या है कि वो लाइन खींचना भूल गई थी। क्या करना भूल गई थी? लाइन खींचना भूल गई थी। और उनको क्या हुआ कि लाइन थोड़ी देर बाद खींच दी। उसे लगा कि किसको ही पता चलता है कि लाइन कब खींचते हैं या बाद में। तो इस क्या किया उसने, लाइन थोड़ी देर बाद की थी। जब पंडित जी आए और उन्होंने लाइन को देखा और जन्म कुंडली उंडली बनाई, तो पंडित जी ने कहा कि भाई जो राव सतराव जो है जो राजा हैं अभी, तो उनको कहा कि जो राव सिंह है वो बड़े होकर आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। क्या कहा? मृत्यु का कारण। वो किसके हुआ? वो की मिस कैलकुलेशन की वजह से मान सकते हैं, उसकी वजह से हुआ। तो राव सतराव के पुत्रों की तो कमी थी नहीं, तो इनको क्या हुआ कि इन्होंने सैनिकों को ये दिया आदेश कि इनको तुम मार दो, मतलब कि भाई मृत्यु के घाट उतार दो। लेकिन क्या हुआ, जब ये सैनिकों को इन छोटे से बाले की दया आ गई और इन्होंने इनको मारा नहीं, बल्कि क्या किया, जंगल में फेंक दिया। कहाँ पर फेंक दिया? जंगल में। जंगल में फेंक दिया। जंगल में फेंकने के बाद उस समय क्या हुआ था कि एक गुफा में जैसे कि शेरनी थी, उसका प्रसव हुआ था, या उसको जो वो क्या थी, उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। वहीं पर राव सिंह भी जाके जन्म लेने लगे। साथ ही में उस शेरनी के बच्चे के साथ साथ ये भी बड़े होने लगे। शेरनी को लगा अपने 2 बच्चे हैं, तो वैसे उसको दूध-वूध पिलाया और क्या हुआ, बाद में राव सिंह बड़े हो गए। बेसिकली उसी के नाम पर इनका जो नाम है सिंहा है वो पड़ा है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं, अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसकी पूरी स्टोरी लेकर आऊँगा आपके, लेकिन आज के हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी खेड़। कहाँ पर बनाई थी? खेड़, जो कि बालोतरा बाड़मेर में है। बिट्टू पाली में इसकी छतरी है। सिंह राठौड़ वंश का संस्थापक या मूल पुरुष था। राव सिंह का विवाह जय सिंह की पुत्री पार्वती सोलंकी से हुई थी। कब हुई थी? पार्वती सोलंकी से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। अब हम बात करते हैं पाली। पाली का युद्ध जो लड़ा, किसने लड़ा? राव सिंह ने लड़ा, जो कि संस्थापक थे हमारे राठौर वंश के। पाली, धौला चौतरा का युद्ध भी जिसे कहते हैं, लाल जवर का युद्ध भी जिसे कहते हैं, ये हुआ था राव सिंह और मुस्लिम लुटेरों के बीच में। मुस्लिम लुटेर बेसिकली ये आए इसलिए थे मारवाड़ इन मुस्लिम लुटेरों को आज़ाद कराने, किसको? यहाँ के ब्राह्मण तो थे, उनको आज़ाद कराने आए थे मुस्लिम लुटेरों से। परिणाम क्या निकला? परिणाम जो संभवी था, यानी कि सिंह की इसमें विजय हो गई, क्योंकि सिंह एक बहुत बड़ा धुरंधर योद्धा था। क्या था? धुरंधर योद्धा। बाकी हम देखते हैं आगे निकल के आते हैं हमारे जो शासक, वो निकल के आते हैं आसनाथ, जिन्होंने 1273 से लेकर 1291 तक शासन किया। जलालुद्दीन से लड़ता हुआ ये मारा गया, इसलिए ये ज़्यादा तक लंबे टाइम तक चला नहीं और 1273 से 1291 के मध्य रहा और जलालुद्दीन से लड़ता हुआ मारा गया। अगला शासक जो हमारे निकल कर आता है, वो निकल के आता है धुहर। क्या नाम है? धुहर, जो कि 1292 से लेकर 1309 तक क्या करता है? शासन करता है।
ये कर्नाटक से चक्षुरी माता, कौन सी चक्षुरी माता जिसे हम नागचेनी माता भी कहते हैं, उनकी मृत्यु लाया था और कहाँ पर लगवाई थी, बाड़मेर में। इसलिए जो ये नागचेनी माता जो है ये राठौड़ों की कुल देवी क्या है, नागचेनी माता राठौड़ों की कुल देवी है। और इसकी मूर्ति कौन लाया था, दूहड़ लाया था। कहाँ से लाया था, कर्नाटक से। कहाँ से, कर्नाटक से। तो बेसिकली ये इनकी उपाधि है एक तरह से हम माने तो, कि भाई ये इन्होंने जो राठौड़ों की कुल देवी है उनकी मृत्यु मूर्ति कर्नाटक से कहाँ पर लाए थे, ये मारवाड़ में लाए थे। उसके बाद जो शासक बने राव दुवड़ के बाद, वो बने थे राव रायपाल, कनकपाल, चालन सिंह, राव छाड़ाजी, वीरमदेव, राव सलका और राव तिरा। बेसिकली ये शासक इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनका हमने क्या किया, सिर्फ नाम नाम देख लिया, और इनसे कोई प्रश्न वैसे भी मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कभी आएगा आपके। तो इसीलिए हम इन राजाओं को नाम देखते हैं और आगे हम पढ़ते हैं जो हमारा अगला महत्वपूर्ण शासक निकल के आता है उसके बारे में। जो कौन निकल के आता है, वो निकल के आता है राव चुंडा। कौन, राव चुंडा। राव चुंडा ने 1395 से लेकर 1423 तक शासन किया था। कहाँ पर किया शासन किया था, मारवाड़ में। यह वीरमदेव का पुत्र था, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, वीरमदेव का पुत्र था ये। इनका पालन पोषण आल्हाद चारण ने किया था। कहाँ ने, किसने किया था, आल्हाद चारण ने, जो कि कहाँ का था, कलाऊ गांव का था। मंडोर में इदा शाखा के गुर्जर प्रतिहार का शासन था। मंडोर जो था, मंडोर वर्तमान में जिसे हम जयपुर जोधपुर मान सकते हैं, सॉरी जोधपुर। तो वहाँ के जो ईदा शाखा का जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसका क्या था, वहाँ पर शासन था। गुर्जर प्रतिहार जब कमजोर पड़े, तब मालवा के सूबेदारों ने मंदोर विजित कर लिया। गुर्जर प्रतिहार क्या हुआ है, थोड़े उस समय क्या हुआ था, इनका डाउनफॉल चल रहा था। तो ये जैसे ही कमजोर पड़े, तो मालवा के जो सूबेदार थे, उन्होंने क्या कर लिया, मंडोर को जीत लिया। किसको जीत लिया, मंडोर को। फिर ईदा शाखा ने गुर्जर प्रतिहारों को राव चुंडा की सैनिक सहायता मांगी, और मंडोर विजय कर राव चुंडा की सैन्य सहायता में किसने की थी, मल्लिनाथ जी ने की थी। बेसिकली आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूं। गुज्जर प्रतिहार जब कमजोर पड़ा, तो मालवा के सूबेदार ने इसे ले ली। इधर शाखा ने गुज्जर प्रतिहार ने, जो गुज्जर प्रतिहारों का जो शासक था, उसने राव चुंडा से क्या मांगी, सैनिक सहायता मांगी। सैनिक सहायता मांगी। मंडोर जो इन्होंने विजय तो कर लिया, पर मंडोर विजय में जिन्होंने सैन्य सहायता प्रदान की थी, उसमें मल्लिनाथ, जो संत मल्लिनाथ जी थे, उन्होंने भी राव चुंडा को क्या की थी, सैनिक सहायता प्रदान की थी। और आगे हम देखते हैं इनकी जो और बातों के बारे में, जो राव चुंडा की है। राव चुंडा ने घास की बैलगाड़ी में सैनिक छुपकर मंडोर का आक्रमण किया तथा सूबेदारों को परावर्तक कर मंडोर पर विजय किया। बेसिकली राव चुंडा जानता था कि भाई उनसे सेना के, हम अगर युद्ध के मैदान में लड़ेंगे, तो उनसे क्या नहीं कर पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जीत संभव ही नहीं थी, क्योंकि उनकी सेना बड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया, घास की जो बैलगाड़ी थी उसमें छुपकर मंडोर पर आक्रमण कर दिया। उनके सैनिकों को घास की बैलगाड़ी में बिठाया, और क्या हो गए, जो ये महल था इसके अंदर घुस गए और मंडोर को विजित कर लिया। मालवा के मुस्लिम सूबेदार जलाल खां के नेतृत्व में नागौर में शरण ली। जो मालवा के मुस्लिम सूबेदार थे, उसके नेतृत्व में जो जलाल खां था, उसने कहाँ पर शरण ली थी, नागौर में शरण ली थी। ईदा शाखा के गुज्जर प्रतिहारों को आजीवन सुरक्षा का वचन लेकर राव चुंडा का विवाह किया तथा मंडोर दहेज में दे दिया। ये देखिए, ये होती है एक या पॉलिटिकल चाल, जैसे हम राजनीतिक चाल कहते हैं। देखिए राव चुंडा ने क्या किया, जो हमारे राव चुंडा थे, इन्होंने मंडोर किनको दे दिया, इधर सका के जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनको दे दिया। और उनसे क्या ले लिया कि भाई उन्होंने क्या ले लिया, आजीवन जो सुरक्षा का वचन दे दिया उनको, किनको, गुर्जर प्रतिहारों को। और चुंडा का विवाह किससे कर लिया, जो इनकी पुत्री थी गुर्जर प्रतिहारों की, उनकी पुत्री से क्या कर लिया, इधर सका की बेटी से शादी कर ली, और मंडोर को क्या ले लिया, दहेज में। बेसिकली उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था, लेकिन एक तरफ से हम देखें तो ये पॉलिटिकल जो है चाल ही थी, क्योंकि जो राव चुंडा था वो बेसिकली अपने राज्य को विस्तृत करना चाहता था। क्या करना चाहता था, विस्तृत करना चाहता था। इसीलिए इसने मंडोर को मतलब अपने देश में ले लिया, और बाद में मंडोर को क्या बना देंगे लोग, राजधानी बना देंगे। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की राव चुंडा के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि अब धीरे धीरे से शासन बढ़ रहा था, तो सामंत प्रथा की शुरुआत होनी थी, किंतु वास्तविक शुरुआत विकास राव जोधा के समय हुई थी। क्योंकि इस समय तो क्या हुआ था, इनका थोड़ा डगमगाया ऐसा चल रहा था राव चुंडा के समय, तो राव जोधा के समय क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी क्या, सामंत प्रथा। क्योंकि हमारे सामंत प्रथा से क्या होता है कि एक जो राज्य होता है वो एक हमारे सुचारू रूप से चलता है। अब हम एक राजा और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है कान्हा। क्या नाम है, राव कान्हा, जिनका शासनकाल 1423 से 1426 के मध्य रहा था। इतिहास के अनुसार राव कान्हा जैसलमेर के बाटू से लड़ता हुआ मारा गया था। किनसे लड़ता हुआ मारा गया था, जैसलमेर के बाटू से। क्योंकि राव जो चुंडा थे, इनके बाद जो राव, इनके राठौड़ वंश का जो आगे जो शासक निकल के आए, उनमें क्या था कि अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए
अपने आप में शक्ति को एक एकजुट करके वो अपने शत्रु को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए शायद तक राव कान्हा ने जैसलमेर को हड़पना चाहा होगा, इसलिए वहाँ के भारतीयों ने उसे नहीं हड़पने दिया होगा और उससे लड़ते हुए क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। कौन प्राप्त हो गया? राव कान्हा। जनश्रुति के अनुसार राव कान्हा का वध करणी माता ने किया था। करणी माता ने किया था। किसने किया था? करणी माता ने क्या किया था? वध किया था। किसका? राव कान्हा। करणी माता कौन है? आगे से हम आर्ट एंड कल्चर में जो कि हम लोक देवता और लोक देवी पढ़ेंगे उनमें और पढ़ेंगे, और मारवाड़ के इतिहास में भी हम इनको विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेवाड़ क्लास की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।